नमस्कार, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जाति, दैट इज कास्ट। देयर इज लॉन्ग debate about caste that there are some of the scholars who are of the opinion that caste is dead, caste is no more present. From a general perspective and also from the perspective of UPSC, this question has been not only the part of intellectual debate but also has been the part of एक आम आदमी के डे टू डे लाइफ में क्या जाति, जातिवाद या कास्ट आज भी जिंदा है और इज इट डेड? Let's be very frank, you and me both have experienced caste and we know it well that caste still exists, but yeah, not in the form it used to exist. इस पूरे के पूरे टॉपिक को कास्ट के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कई ऐसी जगह है जहां पे कास्ट एग्जिस्ट करती है जो शायद हम अनदेखा कर देते हैं या जो एक आम आदमी को पता नहीं चल पाती है, द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ द कास्ट। उस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक टच एंड गो रेफरेंस है यहाँ पे, सैपियंस एंड होमो ड्यूस, युवल नोआ हरारी की एक किताब है। सैपियंस ऑफन यूज विजुअल मार्क्स सच एज टर्बन, बियर्ड और बिजनेस सूट टू सिग्नल यू कैन ट्रस्ट मी, आई बिलीव इन द सेम स्टोरी एज यू। हमारी जो सिमिलैरिटीज़ है, कई बार जो हमारा पहनावा है, जो हमारी देखने की दिखने की जो एटिकेट्स है, वो कई बार एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट पैदा करने के लिए हेल्प करती है। और इधर अगर मैं ऐड करूं तो जाति भी वैसा सा ही एक कंपोनेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये, हाउ कास्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन इंडियन प्रिजन्स। सही बात है, सही सुना आपने, सही समझा और सही देखा आपने। जेल जो शायद एक आम आदमी कभी जाना भी, सोचना भी नहीं चाहिए चाहेगा, और शायद उसे पता भी नहीं होती है कि इसकी इंट्रिकसीज कैसी होगी। एक आर्टिकल आया ईपीडब्ल्यू के अंदर जो बताता है कि कैसे जातिवाद और कास्ट है जो एक आम जनता की लाइफ में ही नहीं है, बट जो इनमेट्स होते हैं जेल के अंदर उधर भी कास्ट की प्रैक्टिसेस है। बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल जो आपको रियलिटी में बताएगा कि कास्ट शायद आपके नज़रों के सामने से थोड़ा सा पर्दा लगा है, इसकी प्रैक्टिसेस मोर और लेस हिडन और विजिबल फॉर्म के अंदर आज भी कंटिन्यूसली चलती हुई आई है। द आर्टिकल विच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज द काउंटर्स ऑफ कास्ट इन क्रिमिनल लीगल सिस्टम। हमारे लीगल सिस्टम के अंदर कैसे छोटी छोटी जगहों में, पैमानों में हमें जाति दिखाई देती है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, आपके सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी और अदर ह्यूमैनिटी, जहां पे शायद किसी भी फॉर्म का इनइक्वालिटी का अगर डिस्कशन है तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक सेंस टू यू। अगर हम देखें ये पूरा मुद्दा कहां से चालू हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जो हमारे एक्स अर्स्टवाइल चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ सर, ही वॉज हेडिंग द बेंच, और इट स्ट्रक डाउन सेवरल प्रोविजंस ऑफ द प्रिजन मैनुअल्स। हर प्रिजन को मैनेज करने के लिए मैनुअल्स होती है और उनके अंदर उनके रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, एवरी एस्पेक्ट इज बीइंग मेंशन्ड, चाहे वो बायोमेट्रिक से रिलेटेड हो, डेटा कलेक्शन से हो, बैराक से हो, या लेबर के डिवीजन से हो, या फिर फॉर्म फिलिंग से हो, मेडिकल चेकअप से हो। एवरी एस्पेक्ट्स आर दैट जो एक मैनुअल को फॉलो करना पड़ता है व्हेन यू आर रनिंग और मैनेजिंग द जेल देयर। यहाँ पे बहुत सारे प्रिजन मैनुअल्स के जो रूल्स थे, कोर्ट ने ये घोषित किया कि वो कहीं ना कहीं दे आर ब्रिंगिंग अप द कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस, वायलेटिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस मेंशन्ड इन द फंडामेंटल राइट्स। अब इसके अंदर हुआ क्या, केस का नाम था सुकन्या संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर कुछ ऐसी चीजें सामने आई जहां पे हमें पता चला कि जेल के अंदर भी कास्ट की प्रैक्टिसेस होती है। व्हाट वाज द इशू अबाउट, तीन चीजें, तीन प्रैक्टिसेस ऐसी उन्हें मिली स्पेसिफिकली जो कॉज ऑफ कंसर्न बनी या कोर्ट के लिए। पहला, जेल के अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, आपने देखी होगी पिक्चरों के अंदर के जो कैदी होते हैं वो कोई ना कोई काम करते हैं, वो फ्री में उन्हें रोटी पानी या चीज़ें नहीं मिल रही है, उन्हें कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। कोई किचन में खाना बना रहा है, कोई टॉयलेट साफ कर रहा है, कोई कारपेंटर का जॉब कर रहा है, कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, कोई कुछ और मटके बना रहा है या कोई कुछ और चीज़ें कर रहा है। ये जो मैनुअल लेबर है ये देखा गया जेल्स के अंदर के ये भी कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है। आपकी जाति के हिसाब से आपको काम अलॉकेट किए जाते थे। इसके लिए एक पिक्चर से एग्जांपल देता हूँ। एक सीरीज आई थी जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, मुन्ना भैया फेमस है काफ़ी, कालीन भैया, मनोज त्रिपाठी। उस मूवी के सेकेंड सीजन के अंदर एक सीन आता है जहाँ पे
जब एक पर्टिकुलर पर्सन जेल जाता है तो बताते हैं कि पंडित जी अब आप थोड़ी ना बाथरूम साफ करेंगे, आप किचन का काम संभालिए। देखने में बड़ा सिंपल सा लगा होगा आपको, आपने अनदेखा भी कर दिया होगा, लेकिन शायद हमारे जेलों की रियलिटी भी यही है कि आपकी जाति के हिसाब से आपको काम सौंपे जाते हैं उधर। सेकंड चीज जो सामने आई, बैराक्स। बैराक्स सिर्फ इसमें डिवाइडेड नहीं होते हैं कि कोई अक्यूज्ड है, कोई कन्विक्टेड है, उसके बेसिस पे नहीं होते हैं। बट बैराक्स के अंदर, बैराक्स वो जगह है जहां पे कैदी रहते हैं, अलग अलग पैमानों में डिवाइडेड है। बट एक डिवीजन ये भी देखा गया कि बैराक्स के अंदर भी जाति के हिसाब से कैदियों को रखा जाता था। तो पॉसिबली ये हो सकता है, इसकी डिटेल्स तो शायद एक ग्राउंड लेवल रियलिटी से ही पता चले कि ब्राह्मण्स के लिए, क्षत्रिय के लिए, राजपूतों के लिए, यादवों के लिए या दलितों के लिए अलग अलग बैराक्स रखे गए थे जेल के अंदर, जहां पे एटलीस्ट वो कास्ट प्योरिटी वाला नोशन सामने आता है। केस के अंदर ये भी कड़ी सामने आई। तीसरी चीज, प्रोविजन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स। हैबिचुअल ऑफेंडर्स का क्रिमिनल ट्राइब के टाइम से चलता हुआ आया है, ब्रिटिश टाइम से। इस पूरे केस के अंदर ये चीजें समझ में आई। स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, अदर्स, इनके जेल मैनुअल जो है, इनके मैनुअल्स के अंदर ये चीज बताई, देखी गई कि वो जो क्रिमिनल ट्राइब का एटीट्यूड, जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जिसको खारिज कर दिया गया लॉ को, प्रिजन डायरीज के अंदर आज भी ये प्रोविजंस है, जहां पे कैसे छोटी छोटी चीजों में, अंशों में ये सामने दिखाई दिया। जैसे बहुत सारे ट्राइब्स और कास्ट के लोगों को हैबिचुअल ऑफेंडर मान लिया जाता है और उनके ऊपर एक कड़ी निगरानी रखी जाती है। बहुत सारे मैनुअल्स के अंदर ये दिखा हुआ पाया कि दे हैव ए हाई टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन्स। और ये एस्केपेबिलिटी या फिर ये एस्केप का कैलकुलेशन किस बेसिस पे किया गया है? ऐसे नहीं कि वो पहले भागा था, हो सकता है पहली बार जेल आया हो, लेकिन उनके जाति के लोग शायद पहले बहुत भाग चुके हैं प्रिजन से, इसके कारण उस जाति के पर्टिकुलर लोगों को इन्होंने हैबिचुअल ऑफेंडर मान लिया और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स उनके ऊपर होते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स उनके लिए होता है। दिस फर्दर केम इन फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस और इस चीज को ऑफेंडिंग प्रैक्टिस माना गया बाई कोर्ट कि this is not the right way because of just on the basis of their tribal identities or on the basis of their caste identities, the legal system are considering them as habitual offenders, that they have a high possibility of actually being committing that particular crime or trying to escape from a prison. Second, और एक और चीज जो सामने आई, जो इन सब का बेसिस बनती है कि जेल के अंदर कैदियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, गुड इनफ रखना चाहिए, लेकिन उस रिकॉर्ड के अंदर एक कॉलम कास्ट का भी है और यहां से शायद सेग्रीगेशन स्टार्ट होता है, जिसके बेसिस पे ये तीनों और भी वैरायटीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रैक्टिस करते हुए जेल्स के अंदर पाई गई। अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो सिस्टम जेल में कैसे चल रहा है, एक कैदी आता है, पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर उसकी जाति भी रिकॉर्ड की जाती है, अलग से कॉलम बनाया हुआ रहता है और उसके जाति के हिसाब से उनका लेबर, उनका बैराक्स या फिर उनकी लेबलिंग कर दी जाती है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर भागने की कोशिश कर सकते हैं। एंड ऑल दीज क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ discriminations, deprivations and at the same time violates that prohibitory mechanisms where the constitution talks about that the prohibition on the basis of caste should not be there. इन सब चीजों से एक चीज निकल के आई और वो ये थी कि कोर्ट ने सजेस्ट किया कि सबसे पहले साहब ये कास्ट का कॉलम डिलीट कर दिया जाए जेलों की मैनुअल से। और कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि कोर्ट के देखरेख के अंदर ये सारी चीजें होगी। कोर्ट जो है इनका सुनिश्चित टाइम के ऊपर इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करते रहेगा, दैट दे वुड बी लार्जली seeing to that whatever the orders and directives have been given, it is being followed by the various prisons present within the country. अब इसके ऊपर एक मुद्दा खड़ा हो गया फिर, क्यों? हम देखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर मुद्दे बनने में टाइम नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हर कोई अपना एक पर्सपेक्टिव रखता है और उसके बेसिस पे अपने अपने व्यू पॉइंट्स देता है। अब इधर एक जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई वो ये कि क्या हमें जेल के डेटा से ये कास्ट का कॉलम हटा देना चाहिए। वी डू सी कि इसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस है, जिसके बेसिस पे द डिफरेंट इनमेट्स वर ऑफन गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अगर कास्ट ही नहीं पता चलेगी, कास्ट ही नहीं पूछी जाएगी, तो शायद ये आगे जाके जो ऊपर बिल्डिंग्स बनी है डिस्क्रिमिनेशन की वो खत्म हो जाए। तो शायद दिखने में तो बहुत सही लग रहा है, लेकिन कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये चीज क्लियरली बताई कि अगर ये आप डेटा हटा देते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये प्रूव करना कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर जाति के लोग ज्यादा जेल्स के अंदर होते हैं। तो इससे क्या मिलेगा? अभी हमारे पास डेटा है जहां से हम पता कर सकते हैं कि देखो इनके ये लोग ज्यादा अगर जेल के अंदर है, मान लो फॉर अ पर्टिकुलर कास्ट के लोग अगर किसी जेल में ज्यादा हैं
जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस ज्यादा हैं या फिर जो अक्यूज्ड ज्यादा हैं या कन्विक्टेड ज्यादा है, हो सकता है उनकी डिस्क्रिमिनेशन के कारण उन्हें जेल भेजा गया हो। अब अगर आप ये डेटा ही हटा दोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से कास्ट के लोग जो हैं ज्यादा क्रिमिनल्स है। अब वहां पे हम कोई ये नहीं बोल रहे हैं कि वो क्रिमिनल्स है, इसलिए वहां पे शायद हमारे समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी है दैट कैन बी सीन, that because people are being discriminated on the grounds of caste, there is a high possibility that those people have entered into those world of jails or reformative centers because of their caste. And now if the data is not available, then the subaltern sociologist, that is pro Dalit or pro particular caste people, would not able to prove that see their communities are targeted by the legal systems and they are the people who are being dominating in the reformative centers despite being the conviction rate very low among them. So people started debating that no, the caste column should not be actually removed from this, rather than the data has to be preserved so that it can help us to conduct a research that why a particular caste dominates in a particular reformative centers. ये सारे आर्ग्यूमेंट से हमें एक चीज समझनी चाहिए, क्या ये तर्क सही है? दिखने में बड़ा सही लगता है कि यार कास्ट का डेटा होने से पता तो चलेगा कि दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है या किसी और पे हो रहा है, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर कास्ट का कॉलम रहेगा तो कास्ट खत्म कैसे होगी? हमें बैठ के थोड़ी देर यह भी सोचना चाहिए, क्या डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर कोई भी प्रैक्टिस जस्टिफाई की हुई अच्छी लगेगी हमें? एक तरफ समाज चाहता है कि कास्ट खत्म हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो शायद ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स को भी अपोज करना चाहते हैं, जस्ट सिर्फ ये सोच के ऊपर कि हमको आगे जाके अगर प्रूफ करना हो कि देखो हमारे लोग ज्यादा है, हमारे जाति के लोग ज्यादा हैं, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। क्या यह तरीका नापने का सही है शोषण का? हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जेल्स। हम तो यहां तक चाह रहे हैं कि कास्ट का कॉलम स्कूलों तक से हट जाए, ताकि शायद धीरे धीरे आने वाली जनरेशन्स के टाइम में कास्ट जैसी चीज के बारे में शायद लोग सोचना ही छोड़ दें। लेकिन एक तरफ सिस्टम जब कास्ट को हटाने की बात करता है तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं, दिस इज हाउ द कास्ट डेटा हैज टू बी मेंटेन्ड। Those people who want to maintain the caste data are the true anti-nationalist of this country. I'm sorry to say that, हो सकता है you may put a negative comment, because that we feeling of the nation is actually getting hampered by different forms of divisionary practices created by the people. उधर सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, ये पॉलिटिशियंस अपोज नहीं कर रहे हैं, ये तो इंटेलेक्चुअल्स अपोज कर रहे हैं। I mean, what sort of intellectuals are we then having? जब एक कोर्ट एक्शन लेता है कि कास्ट कॉलम हटा दिया जाए ताकि ये प्रैक्टिस नहीं हो, तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं उसे प्रिजर्व करने के लिए। It's time that we need to understand that democracy does not give us the powers to oppose any transformative action. Some actions requires a decisive decisions, and in that circumstances, to preserve that fairness and equity, one would have to take some strong calls. सुदीप्त कविराज इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट के ऊपर बोलते हैं कि कास्ट प्रिजन के अंदर जब ये कास्ट प्रैक्टिस हो रही है, ये दिखाता है कि इंडिया में कास्ट ब्लाइंडनेस है। अब नाउ व्हाट इज द मैटर ऑफ दिस कास्ट ब्लाइंडनेस? कास्ट ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि शायद हम कास्ट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन हम अनदेखा कर देना चाहते हैं। जैसे कि एक कबूतर के सामने जब बिल्ली आ जाती है तो कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता, सॉरी, ये सोच के कि बिल्ली है ही नहीं। आंख बंद करने से बिल्ली गायब नहीं हो जाती है, और उस कबूतर का हाल क्या होता है? बिल्ली उसे चबा जाती है, खा जाती है, मार देती है। शायद इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे ही पैमाने चल रहे हैं जो ज्यादा मॉडर्निस्ट है, लेकिन ग्राउंड लेवल की जिनके पास रियलिटीज नहीं है, वो शायद आज हमें ये बता रहे हैं कि कास्ट नहीं है। बट रियलिटी ऑफ इंडिया इज दिस, दैट कास्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट proportions, different degrees and different formats. It's just the point that you and me have closed our eyes towards caste. In order to overcome the caste discriminations, in order to tackle challenges of the various caste practices which are prevalent under the carpet, the time has come that all of us has to realize that yes, caste is still present and influencing strongly the various dimensions and aspects of one's life. Only when we accept it, we realize it, there is a possibility tomorrow that we may change it. Non-existence, non-acceptance only would at the best create caste blindness. It would not lead to the death of caste.